दोस्तों, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इस कहानी में दिखाए जाने वाले रोमांटिक और भावनात्मक पल केवल भावनाओं को समझाने के लिए हैं। शादी एक इश्क की शुरुआत का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 16। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। एयरपोर्ट से सौरभ बाहर आकर सीधे कार में बैठकर तेज़ रफ्तार में चलाते हुए जाने लगता है। उसकी कार की स्पीड इतनी तेज़ थी कि वो कुछ ही वक्त में सिंघानिया विला में पहुंच जाता है। सौरभ कार से निकलकर बहुत ज़्यादा गुस्से में विला के अंदर जाता है। वो हॉल पर ज़्यादा ध्यान न देकर सीधे अरुणी देवी के कमरे में जाकर गुस्से से कहता है, आप कब तक ऐसे ही आदि को दर्द देती रहेंगी। अरुणी देवी जो आंखें बंद करके बैठी हुई थी, वो आंखें खोलकर सौरभ को देखने लगती हैं। हॉल में ज़्यादा लोग तो नहीं थे, बस विशाखा और अर्जुन ही थे। सौरभ को ऐसे अरुणी देवी के कमरे में जाते देख दोनों भी कमरे में पहुंच जाते हैं। सौरभ तेज़ आवाज़ में कहता है, क्या आप कभी आदि को खुश नहीं देख सकती। अरुणी देवी से सौरभ का यूं तेज़ आवाज़ में बात करना अर्जुन से बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता है, सौरभ अपनी हद में रहो। सौरभ गुस्से से अर्जुन को देखते हुए कहता है, नहीं रहूँगा मैं अपनी हद में। कब तक मैं अपनी हद में रहूं? सिर्फ आप लोगों की वजह से हर बार आदि दर्द में जीता आया है। वो दर्द आपने नहीं देखा है, सिर्फ मैंने देखा है। अरुणी देवी बीच में ही कहती हैं, क्या हुआ है सौरभ, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। सौरभ झूठी मुस्कान लिए कहता है, क्या हुआ है सीरियसली दादी, आप अब मुझसे ये पूछ रही हैं। वहाँ मेरा दोस्त दर्द में तड़प तड़प कर मर रहा है और आप कह रही हैं कि क्या हुआ है। अरुणी देवी असमंजस और फिक्र में कहती हैं, क्या हुआ है आदि को। सौरभ अरुणी देवी से नाराज़गी से कहता है, आप सच में आदि की फिक्र करती भी हैं या सिर्फ दिखावा करती हैं। अर्जुन गुस्से से चिल्ला पड़ता है, सौरभ जबान संभाल कर बात कर। सौरभ अर्जुन को गुस्से से घूरने लगता है। अर्जुन भी सौरभ को गुस्से से देख रहा था। तभी अरुणी देवी अर्जुन से कहती हैं, अर्जुन आप चुप रहिए, सौरभ को जो बोलना है बोलने दीजिए। अर्जुन सौरभ से नज़रें फेर लेता है। विशाखा जी सौरभ के पास जाकर उसे देखते हुए कहती हैं, सौरभ आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं और आदि कहाँ है। सौरभ विशाखा जी से नज़रें फेर कर सर्द आवाज़ में कहता है, वहीं जहाँ आप सबने उसे बचपन से भेजा है, अकेलेपन में, दर्द में। बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, हर पल आप सब उसे अकेला छोड़ देते हैं। आखिर किस लिए? बस एक बीमारी की वजह से। आप सबको पता भी है कि उसे कितनी तकलीफ़ होती थी जब आप सबसे ये कहती थी कि उससे दूर रहें। हमेशा आपने उसकी आंखों के सामने अर्जुन और अनुराग को प्यार किया, उनसे प्यार से बात की, लेकिन कभी आपने आदि से कोई बात करने की कोशिश की? क्या आप भूल गई थी कि आदि भी आपका बच्चा है, उसे भी आपके प्यार की ज़रूरत है। सौरभ की बात सुनते ही विशाखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच तो यही था कि उसने कभी भी आदित्य से बचपन से बात करने की कोशिश ही नहीं की थी। सौरभ अरुणी देवी को देखते हुए कहता है, और आपने आपने आदि से बात तो की, उसे प्यार तो दिया, लेकिन उसके करीब कभी नहीं रही, उसकी ख्वाहिशों को कभी नहीं पूछा। आदि को परिवार से दूर हॉस्टल में भेज दिया। क्या उसे हक नहीं था आप सबके साथ रहने का, अपने परिवार को देखते हुए बड़े होने का? लेकिन नहीं, आपने बस अपनी मर्जी थोपकर परिवार से दूर कर दिया। अरुणी देवी ये सुनकर गिल्ट से नज़रें झुका लेती हैं। सौरभ तीनों को एक नज़र देखता है। अर्जुन शांत खड़ा था। विशाखा जी की आंखों में आंसू थे और अरुणी देवी गिल्ट से नज़रें झुकाए खड़ी थी। सौरभ सबसे नज़रें फेर कर कहता है, आप सबने उसे अपनी किस्मत से डरने के लिए मजबूर कर दिया। उसे बस यही लगने लगा कि उसकी किस्मत में सिर्फ अकेलापन लिखा है। आप सबको पता भी है, जब उसकी अकेलेपन रहने की वजह ख़त्म हो गई तब वो बहुत खुश था कि उसे अपना पूरा परिवार मिलेगा, उसे भी प्यार मिलेगा, वो कभी अकेला नहीं रहेगा। लेकिन उस वक्त किस्मत ने उसे और डरा दिया। ये कहते हुए सौरभ रुक जाता है और विशाखा जी के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेता है। विशाखा नम आँखों से सौरभ को देखती है तो सौरभ कहता है, आंटी आपको तो याद होगा कि आदि जब ठीक होकर वापस आया था तब आप गले लगने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन उसने अपने कदम पीछे कर लिए। वो आपके गले लगना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही किस्मत ने उसे डरा दिया था। जब वो वापस आ रहा था तब उसने आपको रोड पर देखा। आपको देखते ही वो खुश होकर कार से उतरकर आपको आवाज़ देने लगा।
आप उसकी आवाज़ सुनकर पीछे पलटने ही वाली थी कि तभी एक ट्रक आपकी तरफ तेज़ी से आकर आपकी जान लेने वाला था, लेकिन किसी ने आपको बचा लिया। उस वक्त आदि के अंदर ये डर बैठ गया कि अगर वो आप सबके करीब गया तो आप सबके लिए नुकसान होगा। इसी की वजह से उसने अपने कदम पीछे कर लिए। सौरभ विशाखा जी का हाथ छोड़कर पीछे होते हुए कहता है, इतना ही नहीं, उसने फिर एक बार किस्मत से लड़कर अंकल के भी करीब जाना चाहा, लेकिन उसी वक्त अंकल पर हमला हो गया और उनके सीने में गोली लग गई। उस वक्त अंकल तो मरते मरते बचे थे, उससे आदि पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। वो अपनी किस्मत से डरने लगा। उसके बाद से ना ही आदि ने किसी के करीब जाने की कोशिश की और ना ही कभी किसी को अपने करीब आने दिया। सौरभ फिर एक बार अरुणी देवी की तरफ देखकर कहता है, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? अपनी मर्जी थोपकर आदि की शादी करवा दी। वो तो भाभी को कभी अपनाना भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर आपकी एक जिम्मेदारी ने उसे भाभी के साथ रिश्ता बनाने पर मजबूर कर दिया। आपकी बात वो कभी टाल नहीं सकता था, इसीलिए आदि भाभी के साथ रिश्ता रखने के लिए मान गया। बीतते वक्त के साथ आदि को भाभी की आदत लग गई। आदि ने हर तरह से भाभी को अपना लिया था, लेकिन कहते हुए सौरभ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो गुस्से से तेज आवाज में कहता है, आदि की वजह से भाभी को दर्द मिलेगा। ये सब बोलकर आप सबने उसके डर को फिर से जिंदा कर दिया। अरुणी देवी ये सुनकर चौंक जाती हैं। वो हड़बड़ाते हुए कहती हैं, पर हमने तो ये आदि से कहा ही नहीं। सौरभ बीच में ही बोलता है, कहा नहीं था पर सुनाया तो था। आदि ने हमारी बातें सुन ली। अरुणी देवी के कहे शब्दों को सुनकर सौरभ उनसे नजरें हटा लेता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, बचपन में आपने डॉक्टर के कहने पर आदि को दूर कर दिया, और आज जब वो अपनी जिंदगी के खुश से भरे पल को जी रहा था तो आपने किसी पंडित की बात बताकर उसे उसकी खुशियों से दूर कर दिया। आखिर पंडित जी ने ऐसा क्या कहा था जो आप सब ये चाहते थे कि भाभी आदि के साथ ना रहें? अरुणी देवी सौरभ को देखकर कहती हैं, आदि की ज़िंदगी में उस लड़की के सिवाय अगर किसी लड़की ने उसके साथ ज़िंदगी बिताई तो जो दर्द आदि ने सहा है वो उसके बच्चे को भुगतना पड़ेगा, और बच्चे से दूर होने का दर्द किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता। सौरभ असमंजस में कहता है, किस लड़की की बात कर रही हैं आप? अरुणी देवी झट से कहती हैं, वही जिसने आदि की ज़िंदगी के अकेलेपन और दर्द को ख़त्म कर दिया, वही लड़की जिसने आदि की बीमारी को ठीक किया। ये सुनकर तो जैसे सौरभ को एक राहत सी मिल गई। वो थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहता है, वो लड़की भाभी ही है जिसने आदि को उस वक्त दर्दों से दूर किया था। वो खुद भाभी ही थी जिसके छूने से आदि को कुछ नहीं हुआ था। ये सुनकर तीनों हैरान रह जाते हैं। तभी अर्जुन कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद इन्फॉर्मेशन निकाली थी कि उस लड़की की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। सौरभ चिल्लाते हुए कहता है, झूठी थी वो इन्फॉर्मेशन। आदि ने ही भाभी के इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया था, क्योंकि आप सबको उस लड़की का चेहरा नहीं पता था जो भाभी खुद थी। अरुणी देवी असमंजस में कहती हैं, लेकिन आदि ने ऐसा क्यों किया? सौरभ अरुणी देवी को देखकर कहता है, सिर्फ आपकी वजह से। वो कभी नहीं चाहता था कि आप किसी लड़की की मर्जी के बगैर आदि के साथ उसको रिश्ते में जोड़ें। वैसे आदि का डर भी सच ही था। आप सच में यही करती, अपने रुतबे से लड़की की मर्जी के बगैर उसको आदि के साथ जोड़ देती। हर वक्त बस आप अपनी मर्जी ही तो चलाती हैं, आपके खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं सकता। अपने दोस्त के दर्द को देखकर सौरभ अरुणी देवी को इतना कुछ बोल देता है जो उसने सालों से देखा था, लेकिन आज तक बोलने की हिम्मत ना कर सका। घर पर अरुणी देवी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, लेकिन आज सौरभ ने ये सब करके अरुणी देवी को ये एहसास दिला दिया था कि उसने परिवार पर अपनी मर्जी चलाकर कितनी बड़ी गलती की है। सौरभ कहता है, अगर आप सबने कभी आदि को दूर किया ही नहीं होता तो ना वो अपनी किस्मत से डरता और ना ही ऐसे अपनों से दूर भागता। वजह आप सबने दी और अब शिकायत भी आप सभी कर रहे हैं। अगर आदि ने आप सबको नहीं अपनाया तो सिर्फ आप लोगों की गलती है। ये कहते हुए सौरभ सबको एक नज़र देखता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही अरुणी देवी धम से कुर्सी पर बैठ जाती हैं। वहीं विशाखा जी जहाँ खड़ी थी वहीं आदित्य के दर्द को सुनकर गिर जाती हैं। अर्जुन विशाखा जी को संभालता है और उनके पास ही बैठ जाता है। विशाखा जी की आंखों से आदित्य के इतने दर्द भरी जिंदगी को सुनकर आंसू बहते ही जा रहे थे। सौरभ अपने कदमों को बढ़ाते हुए आदित्य के कमरे की तरफ चला जाता है।
कमरे के अंदर जाकर देखता है जहाँ काव्या अब भी वैसी की वैसी ही आंखें खोले बैठी हुई थी। उसके साइड में रुखसार बैठी काव्या को कुछ खिलाने के लिए कह रही थी। रूहानी और रुमानी भी वहीं पर बैठी थी। सौरभ अंदर जाकर काव्या के सामने बैठ जाता है। जैसे ही रुखसार की नज़र सौरभ पर पड़ती है, उसकी धड़कनें एकदम से तेज़ हो जाती हैं। वो सौरभ के चेहरे को देखने लगती है। वहीं सौरभ सिर्फ काव्या को देख रहा था। जब रुखसार छोड़कर गई थी उसका भी यही हाल हो गया था। उस वक्त आदित्य ने ही उसे संभाला था। सौरभ अपना हाथ बढ़ाकर काव्या के हाथ को पकड़ लेता है, जिसका काव्या पर कोई असर नहीं होता। सौरभ को भी ये पता था कि अगर काव्या की हालत को कोई सुधार सकता था तो वो सिर्फ आदित्य था। सौरभ अपनी जगह से उठकर सीधे कमरे से निकल जाता है। वो सीढ़ियों से उतरने ही वाला था कि उसे रुखसार की आवाज़ आती है। आप कहाँ जा रहे हैं? सौरभ पीछे मुड़कर देखता है तो उसके दिल में दर्द सा उठता है। रुखसार आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। सौरभ रुखसार के पास जाता है तो रुखसार कहती है, प्लीज़ भाभी को ठीक कर दीजिए, हमसे उनकी हालत नहीं देखी जा रही। सौरभ एकटक रुखसार के बहते आंसुओं को ही देख रहा था। वो अपने हाथ को बढ़ाकर रुखसार के आंसुओं को पोंछता है और उसे सीने से लगा लेता है। सौरभ के सीने से लगते ही रुखसार फूट फूट कर रोने लगती है। सौरभ अपने हाथों से उसके बालों को सहलाता है। काफ़ी देर तक आंसुओं को बहाते रहने के बाद रुखसार बिल्कुल चुप होकर सौरभ के सीने में ही रहती है। सौरभ नज़रें झुकाते हुए रुखसार को देखता है, जो आंखें बंद किए हुए सौरभ को ही महसूस कर रही थी। सौरभ बहुत नरमी से रुखसार से कहता है, तुम भाभी के पास जाओ, मैं अभी आता हूँ। रुखसार ये सुनते ही सौरभ से अलग होती है तो सौरभ उसके गालों पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हारी कोख में एक बच्चा है, उसका भी ख्याल करो, ऐसे भूखी मत रहो। रुखसार हैरानी से सौरभ को देखती है, क्योंकि सौरभ बिल्कुल सही कह रहा था। उसने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। सौरभ रुखसार के गालों से हाथ हटाकर सीढ़ियों से होते हुए नीचे चला जाता है। रुखसार बस सौरभ को जाता हुआ देख रही थी। तभी अनुराग आकर कहता है, रुखसा, सौरभ सही कह रहे हैं, तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए, जाओ कुछ खा लो। रुखसार अनुराग को देखकर कहती है, क्या आपने कुछ खाया? अनुराग बिल्कुल चुप हो जाता है तो रुखसार कहती है, आपने नहीं खाया, रूहानी और रूमानी दी ने भी नहीं खाया, रूहान भाई ने भी नहीं खाया, यहाँ तक कि भाभी ने भी नहीं खाया, तो मैं कैसे खा लूँ? अनुराग अपने आंसुओं को छुपाते हुए रुखसार को पीट करके खड़ा होकर सख्ती से कहता है, रुखसा, तुम प्रेग्नेंट हो, ज़्यादा बहस मत करो और जाकर खा लो। ये कहते हुए अनुराग एक सर्वेंट को ज़ोर से आवाज़ देता है और उसे रुखसार को ले जाने के लिए कहता है। अनुराग जब कमरे में आकर काव्या के साथ बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और शिकायती लफ्ज़ में कहता है, भाभी आप बहुत बुरी हैं, आपने हमसे कल से कोई बात नहीं की। आपको तो पता है ना कि हमें आपसे कितनी बात करने का मन करता है, और आप कुछ बोल ही नहीं रही। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। अगर अभी आपने मुझसे बात नहीं की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। अनुराग की शिकायत को सुनकर रूहानी और रूमानी रोने लगती हैं। वहीं काव्या का कोई रिएक्शन ना देने से अनुराग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो काव्या के गले लगकर रोने लगता है। वो रोते हुए ही कहता है, भाभी प्लीज़ ऐसे चुप मत रहिए, हमसे आपकी ऐसी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही, हम आपको ऐसे नहीं देख पा रहे हैं। रात के वक्त करीब 9 बजे सिंघानिया विला में तेज़ रफ्तार में एक कार आकर रुकती है। कार का दरवाज़ा झटके से खोलकर आदित्य बाहर आता है। काव्या की हालत जानकर आदित्य 1 मिनट भी रुक नहीं पाया और सीधा यहाँ चला आया। आदित्य दौड़कर विला के अंदर जाता है। उसके कदम तेज़ी से बढ़े जा रहे थे और दिल बस बेचैन हुए जा रहा था। आदित्य बढ़ते कदम के साथ कमरे के सामने पहुँच जाता है। दरवाज़ा खुला था और काव्या अभी भी आंखें खोले बेजान सी बैठी हुई थी। सौरभ ने सबको अपने कमरों में भेज दिया था, इसीलिए इस वक्त काव्या के साथ कोई नहीं था। काव्या को ऐसी हालत में देखकर आदित्य के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो कमरे के अंदर जाए। आदित्य धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगता है, लेकिन उसी वक्त सौरभ आकर उसके पीछे गए हुए कदमों को रोक लेता है। आदित्य सौरभ को देखने लगता है तो सौरभ ना में सिर हिलाते हुए कहता है, तू ऐसे पीछे नहीं हट सकता, तेरे सिवाय भाभी को कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर भी नहीं। उसके माँ पापा के मरने के समय जो उन्हें सदमा लगा था, आज तुझसे दूर जाने की बात से ही उन्हें वही सदमा लगा है। आदित्य सौरभ से नज़रें हटाकर काव्या को देखता है और अपने कदम आगे बढ़ाता है। आदित्य कमरे के अंदर जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है।
आदित्य काव्या को देखते हुए अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाता है। आदित्य काव्या के पास जाकर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। काव्या का चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। किसी के होने का तो काव्या को एहसास है, लेकिन आंख खोलकर भी उसे ये पता नहीं था कि उसके सामने कौन बैठा है। आदित्य काव्या के एक हाथ को पकड़ लेता है। आदित्य की छुअन के एहसास से ही काव्या की आंखों में से आंसुओं की बूंदें गालों पर लुढ़कने लगती हैं। अब काव्या को पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि उसके सामने कौन है। आदित्य अपने दोनों हाथों से काव्या के हाथ को पकड़ लेता है और अपने होठों से चूम कर कहता है, आई एम सॉरी वाइफी। आदित्य की आवाज़ सुनकर जैसे काव्या को होश आता है, वो सीधे आदित्य के गले लगकर रोने लगती है। काव्या को रोते देखकर आदित्य उसे कसते हुए पकड़ लेता है। इस वक्त आदित्य की आंखें भी नम हो चुकी थीं। काव्या ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आदित्य काव्या को संभालते हुए उसकी पीठ को सहलाने लगता है। कुछ वक्त बाद आदित्य को कोई हलचल महसूस नहीं होती और ना ही काव्या की आवाज़ आती है। आदित्य काव्या को देखता है, जो रोते रोते ही सो चुकी थी। आदित्य काव्या को अच्छे से लिटाकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हुए दूर जाने को होता है कि काव्या उसके हाथों को कसकर पकड़ लेती है। आदित्य काव्या के चेहरे को देखता है, जो नींद में भी बेचैन दिख रही थी। काव्या के डर को महसूस करते हुए आदित्य दूर न जाकर उसी साइड में लेटकर काव्या को अपने ऊपर करके कसकर गले लगा लेता है। आदित्य के ऐसा करते ही काव्या के चेहरे पर सुकून दिखने लगता है। सुबह की पहली किरण जैसे ही आदित्य के चेहरे पर पड़ती है, वो अपनी आंखें खोलता है। आंखें खुलते ही उसके सामने काव्या का चेहरा होता है। आदित्य काव्या के चेहरे को छूने लगता है। आदित्य के छूते ही काव्या अपनी आंखें खोलती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखने लगता है। काव्या आदित्य की आंखों में देखती है और धीरे से कहती है, कितना विश्वास किया था मैंने आप पर, हमारे रिश्ते पर, लेकिन आपने। इतना कहते हुए काव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आदित्य उठकर बैठ जाता है और काव्या के आंसुओं को पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उससे पहले ही काव्या उसके हाथों को पकड़ लेती है। काव्या बेड पर उठकर बैठ जाती है। काव्या आदित्य के हाथों को छोड़कर अपने आंसुओं को खुद पोंछती है और कहती है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है कल भी आप सिर्फ मजबूरी में मेरे करीब आए, पर अब मैं आपको और मजबूर नहीं करूँगी। आदित्य को ये अच्छी तरह से पता था कि काव्या इतनी जल्दी तो उसे माफ़ नहीं करने वाली थी, इसीलिए वो चुपचाप काव्या की बातों को सुन रहा था। काव्या आदित्य को एक नज़र देखकर कहती है, आपने मुझसे कहा था कि मैं आप पर विश्वास नहीं करती, इसीलिए आप हमारे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहे। मुझे भी यही लगा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो सब आपने इसलिए कहा था क्योंकि आपको मेरे साथ रिश्ते में रहना ही नहीं था। वो सब कही बातें बस दूर रहने का एक बहाना था। काव्या अपनी आवाज़ पर जोर देते हुए कहती है, अगर रिश्ते में रहना ही नहीं था तो इतने करीब क्यों आए आप? आपने मुझे ये विश्वास क्यों दिलाया कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा था कि आप इस रिश्ते को निभाइए, मेरे करीब आइए। एक झूठी तसल्ली क्यों दी आपने? खुद की आदत क्यों लगने दी मुझे? आदित्य आपने 1 महीने के लिए दर्द को काव्या की आंखों में देख पा रहा था, जो उसके लिए भी आसान नहीं था। काव्या साइड में रखे टेबल से वो गिफ्ट उठाती है जिसे आदित्य के साथ मॉल से ख़रीदा था। वो उस गिफ्ट को देखते हुए कहती है, आपको याद है जब हमारी कॉलेज में पहली टकरार हुई थी, आपने मुझे इसी तरह से पकड़ा हुआ था। उस वक्त हम एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। बहुत साल हो गए इस पल को, लेकिन वो मुलाकात अब भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि उस मुलाकात में आप मुझे मिले थे। इतना बोलते ही काव्या उस गिफ्ट को ज़ोर से फेंक देती है। गिफ्ट नीचे गिरकर टूटकर बिखर जाता है। कांच के होने की वजह से वो टूटकर चकनाचूर हो जाती है। काव्या रोते हुए कहती है, लेकिन अब उस मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। सब कुछ बस एक झूठ था। आपसे मेरी मुलाकात झूठी थी। आपके साथ मेरा रिश्ता झूठा था। आप झूठे थे। आपकी सारी बातें झूठी थी। आदित्य खड़ा होकर काव्या के करीब आने की कोशिश करता है कि काव्या ज़ोर से चिल्लाती है, वहीं रुक जाइए, मेरे करीब मत आइए।
अब मुझे आपकी करीबी से घुटन होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने ज़बरदस्ती मुझे रस्सी से बांध कर रखा हुआ। काव्या अपनी जगह से उठकर आंसुओं को पोंछकर डिवोर्स पेपर्स को उठाकर देखते हुए कहती है, अब तो हम लीगली अलग हो ही चुके हैं, तो अब साथ रहने का क्या मतलब। कहकर काव्या पेपर को बेड पर रखती है और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी आदित्य कहता है, लीगली तो हम तब अलग होंगे जब ये पेपर सच्चे होंगे। ये पेपर्स नकली हैं। मैंने तुम्हें कोई डिवोर्स नहीं दिया। ये सुनते ही काव्या के कदम रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर आदित्य को देखती है। कुछ देर तक तो वो वैसे ही देखती रहती है, फिर दर्द भरी मुस्कान लिए कहती है, भले ही ये पेपर्स नकली हैं, लेकिन इरादा तो मुझसे दूर रहना ही था। भले ही आपने मुझे डिवोर्स नहीं दिया, लेकिन रिश्ता तोड़ने की कोशिश तो की। आदित्य अब कुछ नहीं बोलता। काव्या वॉशरूम चली जाती है। आदित्य बस उसे जाते हुए देखता रहता है। आदित्य काव्या के फेंके हुए गिफ्ट को जाकर उठाता है तो वो बिल्कुल अलग हो चुके थे। उन टुकड़ों को उठाकर एक बॉक्स में रखकर अपनी कबर्ड में रख देता है और फिर बैल्कनी में चला जाता है। कुछ ही देर में काव्या रेडी होकर बाहर आती है। आईने के सामने खड़े होकर वो खुद को देखने लगती है। काव्या ड्रेसिंग टेबल पर रखा सिंदूर और मंगलसूत्र को एकटक देखने लगती है। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है। काव्या पति पत्नी में भले जितने भी झगड़े हो जाएं, लेकिन कभी भी अपने मांग को सूनी नहीं रखते, गले को खाली नहीं रखते, क्योंकि ये सुहाग की निशानी होती है। और जब सुहाग की निशानी नहीं रहती तो सुहाग की जान पर खतरा पड़ सकता है। ये याद आते ही काव्या बैल्कनी की तरफ देखती है, जहाँ पर आदित्य उसकी तरफ ही चेहरा करके खड़ा था। आदित्य एकटक काव्या को देख रहा था। काव्या आदित्य से नज़रें फेर कर ड्रेसिंग टेबल से मंगलसूत्र उठाती है और पहन लेती है। उसके बाद सिंदूर को उठाकर अपनी मांग में भर लेती है। आदित्य बैल्कनी से अंदर आता है। काव्या ड्रेसिंग टेबल से हटकर बेड पर बैठ जाती है। आदित्य वॉशरूम से रेडी होकर बाहर आता है तो देखता है कि विशाखा जी काव्या के लिए नाश्ता लेकर आई थी। विशाखा काव्या को अपने हाथों से नाश्ता खिला रही थी, वहीं काव्या चुपचाप खा रही थी। वैसे तो वो पहले उन्हें मना कर रही थी, लेकिन विशाखा की प्यार भरी डांट से वो खाने लगती है। घर में अब तक सबको पता चल चुका था कि आदित्य वापस आ चुका है और काव्या ठीक हो चुकी है। काव्या उस वक्त आदित्य की दूरी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, जिसका असर सीधे उसके दिल पर पड़ा था। लेकिन आदित्य की छुअन के एक एहसास से ही काव्या का खुलकर दर्द बाहर आया था, जिससे काव्या नॉर्मल हो चुकी थी। काव्या की आंखें अब आधी रात को खुली थी। तब वो देखती कि वो आदित्य के ऊपर लेटी हुई थी। आदित्य उसके बहुत ज़्यादा करीब होकर सुकून से सो रहा था। काव्या अपने हाथों से आदित्य के चेहरे को छूती है, लेकिन अचानक ही उसे आदित्य का भेजा हुआ डिवोर्स पेपर्स याद आता है, तो वो अपने हाथ को पीछे कर लेती है। उसे बस यही लगने लगता है कि आदित्य अब भी उससे बस दूर होना चाहता है। आदित्य वहीं खड़ा होकर काव्या को खाते हुए देखता रहता है। काव्या भले ही नॉर्मल हो रही थी, लेकिन मुस्कुराहट उसके होठों से छिन चुकी थी। विशाखा काव्या को पूरा नाश्ता करवाती हैं। काव्या के गाल पर हाथ रखकर विशाखा कहती है, अपना ख्याल रखिएगा काव्या। काव्या बस हाँ में सिर हिला देती है। विशाखा ट्रे को उठाकर जाने को होती है कि सीधे उनकी नज़र आदित्य पर पड़ती है, जो एकटक बस काव्या को देख रहा था। आदित्य को देखते ही विशाखा को सौरभ की सारी बातें याद आने लगती हैं, जिसे याद करते ही उनकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन आदित्य का सारा ध्यान तो सिर्फ काव्या पर था। विशाखा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ही अर्जुन, अनुराग, रोहान, सौरभ, रूहानी और रोमानी कमरे में आते हैं। उन सभी को देखकर आदित्य बैल्कनी की तरफ चला जाता है। काव्या सभी से मिलती है। अनुराग तो काव्या को ऐसे देख इतना ज़्यादा खुश था कि काव्या से दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काव्या सबसे मिलती तो है, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, जिसे सभी नोटिस कर लेते हैं। कुछ ही देर में सभी कमरे से निकल जाते हैं। उनके बाहर जाते ही आदित्य बैल्कनी से अंदर आता है। उसे देखते ही काव्या उठकर कमरे से बाहर चली जाती है। आदित्य काव्या को जाते देख गहरी सांस लेता है। तभी सौरभ काव्या को देखकर कमरे के अंदर जाता है और आदित्य को देखकर कहता है, क्या भाभी नाराज़ हैं? आदित्य दरवाजे की तरफ देखकर कहता है, बहुत ज़्यादा। इतना बोलते हुए आदित्य सोफे पर जाकर बैठ जाता है। सौरभ भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। आदित्य गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, उसके विश्वास को मैंने तोड़ दिया। मैंने उससे कहा था कि मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन वो मैंने कर दिया।
अब उसे फिर से लगने लगा है कि मैं हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहता हूँ, उससे दूर जाना चाहता हूँ। सौरभ आदित्य की बातों को सुनता है और कहता है, तुझे उसे बताना चाहिए था ना कि आखिर तू उससे दूर क्यों हुआ था। आदित्य सिर झुकाए कहता है, बहुत जिद्दी है यार वो, ऐसे नहीं मानेगी। सौरभ आदित्य के कंधे पर हाथ रख के कहता है, क्या मैं कोशिश करूं? आदित्य सौरभ को देखता है, फिर कुछ देर बाद हाँ में सिर हिला देता है। सौरभ मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत प्यार करता है ना तू भाभी से। सौरभ के सवाल पर आदित्य कोई जवाब नहीं देता। सौरभ कुछ देर तक उसे देखता है, फिर उठकर जाने लगता है कि तभी आदित्य कहता है, ज़्यादा रोते हुए बहस करे तो उससे कुछ मत बोलना। सौरभ पीछे मुड़कर आदित्य को देखता है तो आदित्य कहता है, मैं उसकी नाराज़गी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं। सौरभ कुछ देर तक आदित्य को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए नीचे चला जाता है। वो हर जगह काव्या को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे काव्या कहीं नहीं मिलती। आखिर में सौरभ विला के बाहर जाता है, जहाँ पर काव्या माया से बहस कर रही थी। माया अपना फ़ोन निकाले कह रही थी, मैम हम आपको सर के बिना परमिशन के बाहर नहीं जाने दे सकते। काव्या गुस्से से कहती है, मैंने कहा ना कि मैं बाहर जाऊंगी मतलब जाऊंगी, मुझे इस घर में घुटन हो रही है। आखिरी शब्द सुनते ही सौरभ को समझ आ जाता है कि काव्या क्या चाहती है। सौरभ आदित्य को कॉल करता है। आदित्य कुछ ही पल में बाहर आता है। आदित्य को देखते ही माया नजरें झुका लेती है। काव्या माया को शांत देखकर पीछे मुड़ती है। जैसे ही वो आदित्य को देखती है, मुंह फेर लेती है। आदित्य काव्या के पास जाकर कहता है, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूँ। काव्या गुस्से से कहती है, लुक मिस्टर आदित्य सिंघानिया, मुझे आपकी इतनी मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आदित्य के साथ साथ माया और सौरभ भी हैरानी से काव्या को देखने लगते हैं। आज पहली बार काव्या ने आदित्य का पूरा नाम लिया था। आदित्य माया को इशारे से जाने के लिए कहता है। माया के जाते ही आदित्य गहरी सांस लेते हुए काव्या से कहता है, तुम जा सकती हो, लेकिन बॉडीगार्ड्स तुम्हारे साथ जाएंगे। ये कहकर आदित्य वहाँ से जाने लगता है तो काव्या कहती है, मैं यहाँ से अकेले ही जाऊँगी, मुझे किसी बॉडीगार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, और ख़ासकर आपके बॉडीगार्ड की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आदित्य कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है तुम जा सकती हो, कोई तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। ये सुनते ही काव्या कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और तेज़ रफ्तार से चलाते हुए विला के मेन डोर से बाहर निकल जाती है। आदित्य सौरभ को देखता है तो सौरभ भी अपनी कार में बैठकर तेज़ रफ्तार में निकल जाता है। उसके साथ ही आदित्य भी कार में बैठकर उसके पीछे चला जाता है और उसके पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां जाने लगती हैं। काव्या बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उसने अपना फ़ोन भी घर पर छोड़ दिया था। काव्या के आंसू गालों से होते हुए बह रहे थे। काव्या के सामने आदित्य के साथ बिताए हुए हर एक पल घूमने लगता है, जिससे उसकी तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जितना उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, काव्या की कार की स्पीड भी बढ़ती जा रही थी। वो अब तक ऐसी जगह पर पहुंच चुकी थी जहां कोई भी गाड़ी आती जाती नहीं थी। काव्या की इतनी स्पीड कार ड्राइव से आदित्य का दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ ही पल में काव्या एक सुनसान सी सड़क पर कार रोकती है और बाहर आकर घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। आदित्य की कार भी कुछ दूर पर रुक जाती है। वो ऐसी जगह पर कार रोकता है जहां से काव्या उसे बिल्कुल देख ना पाए। आदित्य काव्या को ऐसे ही रोते हुए देखता है। जोर से कार की सीसी पर हाथ मार देता है, जिससे शीशा टूटकर बिखर जाता है और आदित्य के हाथ पर कई सारी कांच चुभ जाती है। फिर भी वो अपने हाथ पर ध्यान न देकर काव्या को देखता रहता है। रॉकी फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर आदित्य के हाथ को पट्टी करने लगता है। क्योंकि आदित्य का ध्यान सिर्फ काव्या पर था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता। इधर काव्या रोते हुए जोर से चिल्लाती है, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? दादी के जाने के बाद एक आप ही तो थे जिसने मेरा हाथ थामा था, हमेशा साथ रहने का वचन दिया था, लेकिन सब कुछ एक झूठ था। आपने मुझसे झूठ कहा कि आप मेरे साथ रहेंगे। क्यों मुझसे झूठ कहा आपने? काव्या अपने दर्दों को सुनसान सड़कों को बता ही रही थी कि उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। काव्या पीछे पलटकर देखती है तो ये सौरभ था। सौरभ को देखते ही काव्या उठती है और पीछे होते हुए कहती है, हर बार की तरह आज भी उन्होंने झूठ कहा, मुझे अकेले वक्त बिताने का हक भी उन्होंने मुझसे छीन लिया। सौरभ आगे बढ़कर काव्या के हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींचता है। काव्या जहाँ बढ़ रही थी उस तरफ खाई थी। काव्या झट से अपने हाथ को छुड़ाती है।
सौरभ बहुत नरमी से कहता है, भाभी प्लीज़ आप चलिए, हम बैठकर बात करते हैं। काव्या सौरभ पर भड़कते हुए कहती है, कहीं नहीं जाना हमें, और हमें किसी से कोई बात नहीं करनी, हमें बस अकेला छोड़ दीजिए। सौरभ लाचारी से काव्या को देखने लगता है। वो फिर एक बार काव्या को समझाते हुए कहता है, भाभी दोस्त के रिश्ते के नाते तो आप हमसे बात कर सकती हैं, प्लीज़ एक बार बात कर लीजिए। काव्या देखती है कि रोड के दूसरे साइड पर बेंच लगा हुआ था। दूसरी तरफ जाकर वो बेंच पर बैठ जाती है। सौरभ राहत की सांस लेते हुए काव्या के पास जाकर बैठ जाता है। सौरभ काव्या के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, भाभी आप जैसा सोच रही हैं वो सब गलत है। आदि जानबूझकर आपको छोड़कर नहीं गया था और ना ही अपनी मर्जी से गया था। काव्या सौरभ का हाथ जोर से झटक देती है और कहती है, दोस्त है ना आपके तो तरफदारी भी आप उनकी ही करेंगे। सौरभ जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं भाभी, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। अगर आदि मेरा दोस्त है तो आप भी तो मेरी कुछ लगती हैं, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। काव्या बिल्कुल चुप होकर सामने देखने लगती है। सौरभ भी सामने देखते हुए कहता है, इन 1 महीनों में जितना दर्द आपको हुआ है उससे दूर होने का, उससे भी कई गुना ज़्यादा दर्द आदि ने महसूस किया है। वो 1 महीने पहले मेरे पास आया था। आपको पता है, उस पल से ना वो कुछ खाता था और ना ही बात करता था, बस आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर आपकी मुस्कुराहट को देखता रहता था। ये कहते हुए सौरभ काव्या को हर एक बात से रूबरू करवाता है। सौरभ की बातों को सुनकर काव्या ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस सामने देखती रहती है। सौरभ आदित्य के दर्द को महसूस करते हुए कहता है, अगर आपके दर्द और तकलीफ़ की बात ना आई होती तो आदि आपको कभी छोड़कर नहीं जाता। आदि अपना दर्द बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आपके दर्द को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज भी जब मैंने उससे कहा कि मैं भाभी से बात करता हूँ तो पता है उसने क्या कहा। काव्या नम आंखों से सौरभ को देखते हुए बोलने का इशारा करती है तो सौरभ कहता है, उसने कहा कि अगर आपने ज़्यादा रोते हुए बहस की तो मैं आपको कुछ ना बताऊं। उसने कहा कि वो आपकी नाराज़गी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ देर के लिए दोनों के बीच का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। अब उस जगह को धीरे धीरे अंधेरा घेर रहा था। सूरज डूब चुका था। पंछियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी थी। माहौल बहुत ज़्यादा शांत था, लेकिन अचानक ही वहाँ सफ़ेद धुआं हर तरफ फैलने लगता है। आदित्य ये देखकर जल्दी से कार से निकलता है और भागते हुए उनकी तरफ जाने लगता है। सफ़ेद धुएं में सौरभ और काव्या कहीं गुम से हो जाते हैं और सारे बॉडीगार्ड्स काव्या के पीछे जाते हैं, जहाँ हर तरफ बिल्कुल बादलों के अंदर होने जैसा प्रतीत हो रहा था। आदित्य देखने की नाकाम कोशिश किए जा रहा था, लेकिन उसे धुएं के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे धुएं का असर कम होने लगता है। कुछ पल वहाँ सफ़ेद धुओं की अपनी परत पूरी तरह से हटा देता है। सब तरफ अब सब कुछ दिख रहा था। आदित्य उस तरफ देखता है जहाँ सौरभ और काव्या बैठे थे। वहाँ देखकर वो हैरान रह जाता है। सौरभ ज़मीन पर खून से सना हुआ पड़ा था। उसके पेट पर चाकू से वार किया गया था और वो दर्द से तड़पते तड़पते बेहोश हो चुका था। आदित्य दौड़कर सौरभ के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर बुलाने लगता है, सौरभ सौरभ, अपनी आंखें खोलो, सौरभ तो सुन रहा है। लेकिन सौरभ आदित्य की बात का कोई जवाब नहीं देता। उसने शायद इस वक्त अपनी आंखों के साथ साथ कान भी बंद कर लिए थे। आदित्य सौरभ को उठाकर कार की तरफ दौड़कर ले जाता है और कार में बिठाकर उसके साथ बैठकर जाने के लिए कहता है कि तभी उसे कुछ याद आता है। उसके मुंह से एकाएक निकलता है, वाइफी। आदित्य सौरभ को अच्छी तरह से बिठाकर कार से बाहर निकलता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। ये देखकर तो आदित्य का दिमाग ही खराब हो जाता है। आदित्य बॉडीगार्ड को सख्त ऑर्डर देता है और खुद कार में बैठकर सौरभ के साथ चला जाता है। आदित्य बार बार सौरभ को आवाज़ दे रहा था, लेकिन सौरभ अपनी आंखें ही खोल नहीं पा रहा था। आदित्य के दिमाग में बस काव्या ही घूम रही थी, लेकिन वो इस वक्त लाचार था। वो अपने दोस्त को ऐसे मरते हुए छोड़ नहीं सकता था। कुछ ही देर में कार हॉस्पिटल में जाकर रुकती है। सारा इंतज़ाम आदित्य ने पहले ही कर दिया था।
सौरभ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे से बाहर रेड लाइट जलती है। आदित्य का चेहरा इस वक्त बहुत ज़्यादा डार्क था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा गुस्से में है। कुछ देर में रॉकी दौड़कर आता है और हाँफते हुए कहता है, बॉस, मैम रुद्रांश सूर्यवंशी के चंगुल में है। ये सुनते ही आदित्य हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। रॉकी भी उसके पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कार में काव्या रुद्रांश की बाहों में बेहोश पड़ी थी। रुद्रांश काव्या के चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। वो काव्या के चेहरे को छूते हुए कहता है, कितने दिनों से मैं बस इसी पल का इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। ये कहते हुए रुद्रांश काव्या की गर्दन की तरफ बढ़कर सूंघने लगता है। आज भी तुम में वही खुशबू है जो पहली मुलाकात की थी। सच में मैं तो तुम्हारे जिस्म को पाने के लिए पागल हुआ जा रहा हूँ। ये कहकर रुद्रांश काव्या के होठों पर उंगली फेरता है। होठों से होते हुए पूरे चेहरे और गर्दन पर फेरने लगता है। रुद्रांश काव्या को ऐसे ही छूता रहता है, पर काव्या के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। इस वक्त रुद्रांश का एक हाथ काव्या की कमर पर था और दूसरे हाथ से उसने काव्या के बालों को पकड़ा हुआ था। रुद्रांश झुकते हुए काव्या के होठों के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। वो काव्या के होठों को छूने ही वाला था कि उसका फ़ोन रिंग होता है, जिससे रुद्रांश का ध्यान अपने फ़ोन की तरफ चला जाता है। उसने फ़ोन को उठाकर वो कान पर लगाता है कि दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, बॉस, जेट रेडी है। ओके बोलकर रुद्रांश कार से काव्या को गोद में उठाकर बाहर निकलता है और सीधे काव्या को लेकर जेट के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद होता है और हवाओं के साथ आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बेड पर लेटाकर रुद्रांश काव्या के पास चेयर रखकर बैठ जाता है। काव्या की खूबसूरती उसे इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी कि वो बार बार काव्या को छू रहा था, जिसका काव्या को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था। रुद्रांश काव्या के हाथों को पकड़कर चूमते हुए कहता है, जाने मन, अब तो मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। जल्दी से अपनी आंखें खोलो और मेरी प्यास को बुझाओ। मैं कितने वक्त से तुम्हारे जिस्म का प्यासा हूँ। इधर ध्रुव अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। फ़ोन की दूसरी साइड की बात सुनकर ध्रुव गुस्से से फ़ोन को फेंक देता है। श्रेष्ठा हैरानी से ध्रुव को देखकर कहती है, क्या हुआ? ध्रुव गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, काव्या भाई के चंगुल में फंस चुकी है। श्रेष्ठा और ज़्यादा हैरान रह जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर लेकर जाने लगता है। दोनों कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। एक जगह पर आदित्य खड़ा था और उसके सामने कुछ बॉडीगार्ड्स घायल पड़े थे। ये सब रुद्रांश के भेजे गए बॉडीगार्ड्स थे, जो काव्या पर बहुत दिनों से नज़र रखे थे। इसके साथ ही एक आदित्य का भी बॉडीगार्ड था, जो रुद्रांश की तरफ से था। आदित्य सबको एक एक करके गन से शूट करता है। सबकी लाशें एक साथ उस जगह पर गिर जाती हैं। तभी रॉकी परेशान सा कहता है, बॉस, मैम की कोई लोकेशन नहीं मिल रही। शायद उनका डिवाइस डिस्ट्रॉय हो चुका है। रॉकी की बात पर आदित्य ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, सीधे कार में जाकर बैठ जाता है। इस वक्त उसके कोट पर खून के छींटे दिख रहे थे। कोट को उतारकर आदित्य बाहर फेंक देता है। रॉकी को अच्छी तरह से पता था कि आदित्य अगर इतना चुप है, इसका मतलब आदित्य के दिमाग में कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है। हॉस्पिटल में कार आकर रुकती है। आदित्य बिना भाव के सौरभ के पास जाता है, जिसका अब तक ट्रीटमेंट हो चुका था और वो अपनी आंखें खोले हुए था। आदित्य सौरभ के पास बैठ जाता है तो सौरभ आदित्य को देखते ही हड़बड़ाहट में कहता है, आदि, भाभी कहाँ हैं? वो लोग उन्हें ज़बरदस्ती बेहोश करके ले जा रहे थे। मैंने कोशिश की थी उन्हें छुड़ाने की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। आदित्य सौरभ के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि खुद एक सवाल करता है, वाइफी ने आखिरी बार में तुझसे क्या कहा था? सौरभ आदित्य के सवाल को सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाता है। आदित्य फिर एक बार सवाल करता है तो सौरभ सोचते हुए कहता है, उन्होंने तो बस यही कहा था कि अगर वो किसी की बनेंगी तो सिर्फ तेरी बनेंगी, वरना वो अपनी जान। बोलते हुए सौरभ रुक जाता है और हैरानी से कहता है, इसका मतलब भाभी को पता चल चुका था कि वो किडनैप होने वाली हैं। ये सुनकर आदित्य अपनी जगह से खड़ा होता है और सौरभ से कहता है, तू आराम कर, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते ही आदित्य वहाँ से बाहर निकल जाता है। आदित्य बाहर निकला ही था कि तभी ध्रुव आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है। ध्रुव को ऐसा करते देख अर्जुन आगे बढ़ने को होता है कि रॉकी उसे रोक देता है। घर के बड़े ध्रुव को अलग ही नज़रों से देख रहे थे। सब उसे अपनेपन की नज़रों से देख रहे थे। ध्रुव गुस्से से आदित्य की आंखों में देखते हुए कहता है,
जिम्मेदारी दी थी ना मैंने तुझे काव्या की, तो काव्या भाई के जंगल में कैसे फंस गई? श्रेष्ठा ध्रुव को आदित्य से अलग होते हुए कहती है। ध्रुव छोड़ो उन्हें, तुम ये क्या कर रहे हो? काव्या का जिक्र होते ही सभी उसे देखने लगते हैं। अरुणी देवी एकदम से सवाल करती हैं, काव्या कहाँ है आदि, और ये क्या बोल रहे हैं? आदित्य बिना किसी को देखे वहां से ध्रुव को लेकर चला जाता है। श्रेष्ठा तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर वो क्या करे, ध्रुव के पास जाए या यहीं रहे। ध्रुव के जाते ही विशाखा पृथ्वीराज के कान में धीरे से कहती हैं, इनकी शक्ल तो हूबहू उनकी तरह है, क्या ये हो सकता है कि ये उनके बेटे हों? पृथ्वीराज भी ध्रुव को जाता देखकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे भी यही लगता है कि ये उन्हीं के बेटे होंगे। वहीं अरुणी देवी थोड़ी नाराजगी और ममता के भाव लिए ध्रुव को देख रही थी। श्रेष्ठा सबके साथ वहीं रुक जाती है। श्रेष्ठा को देखते ही सबकी नज़र उस पर चली जाती है। सबको इस तरह से देखता पाकर श्रेष्ठा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी विशाखा उसके पास आकर कहती है, आपको तो पता होगा कि काव्या कहाँ है? श्रेष्ठा सबको एक नज़र देखती है, फिर सबको सब कुछ बता देती है। सभी हैरानी से उसकी सारी बातों को सुनते हैं। सभी को अब काव्या की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। तभी ध्रुव गुस्से से आता है और श्रेष्ठा का हाथ पकड़कर कहता है, वाइफी चलो यहाँ से, ये आदित्य सिंघानिया कुछ नहीं कर सकता, हमें ही काव्या को बचाना होगा। उसकी बात सुनकर अर्जुन आगे आकर कहता है, वॉट डू यू मीन? आदि को काव्या की फिक्र नहीं है? ध्रुव चिल्लाते हुए कहता है, नहीं है आदित्य को काव्या की फिक्र, पता भी है उसने मुझसे क्या कहा। उसने कहा कि काव्या उसकी किस्मत में ही नहीं है, इसीलिए अब वो कुछ नहीं करेगा। उसने कहा कि काव्या की ज़िंदगी में वो जैसे ही जाते जा रहा है, काव्या की जान खतरे में पड़ती जा रही है। ये सुनकर अरुणी देवी, विशाखा और अर्जुन को आदित्य का किस्मत से डरना याद आता है। तो इसका मतलब क्या? इस बार भी आदित्य अपनी किस्मत से डरकर काव्या को उस हैवान के पास रहने देगा, या फिर किस्मत से लड़कर काव्या को उस हैवान से छुड़ाएगा? ये समझ पाना मुश्किल था। अरुणी देवी एकदम से सवाल करती हैं, आदि कहाँ है? ध्रुव झूठी मुस्कान लिए कहता है, और कहाँ होगा, किस्मत से डरकर अपने बिल में छुप गया होगा। ध्रुव सबको एक नज़र देखा है, फिर श्रेष्ठा के साथ वहाँ से चला जाता है। अर्जुन भी हॉस्पिटल से निकल जाता है और सीधे विला पहुंचकर आदित्य के कमरे में जाता है। कमरे में पहुंचते ही वो देखता है कि आदित्य लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। वो सामने जाकर देखता है तो आदित्य अपने ऑफिस के कुछ प्रोजेक्ट को चेक कर रहा था। अर्जुन उसे देखकर कहता है, काव्या वहाँ गायब है और तुझे इस प्रोजेक्ट की पड़ी है? आदित्य चुपचाप अपने लैपटॉप पर ही काम किए जा रहा था। उसने पूरी तरह से अर्जुन को इग्नोर कर दिया। अर्जुन गुस्से में आकर लैपटॉप को उठाकर दूर फेंक देता है और चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट इज़ दिस आदि, तू काव्या के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आदित्य एक नज़र अर्जुन को देखता है, फिर उठकर कमरे से बाहर जाने लगता है कि अर्जुन कहता है, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि काव्या तेरी किस्मत में नहीं है? अगर वो तेरी किस्मत में ना होती तो उसकी एक छुअन से तेरी ज़िंदगी नहीं बदलती। अगर वो तेरी किस्मत में ना होती तो मंडप पर ना कोई हमला होता, और ना ही मैं उसमें घायल होता, और ना ही तेरी शादी काव्या से होती। अगर काव्या तेरी किस्मत में ना होती तो वो तेरे कमरे में कभी नहीं होती। अगर काव्या तेरी किस्मत में ना होती तो वो आज तुझसे प्यार नहीं करती। अर्जुन आदित्य के आगे खड़ा हो जाता है। आदित्य का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो किसी चीज़ से परेशान था। अर्जुन फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, आखिर तू चाहता क्या है आदि? आदित्य बिना कुछ बोले कमरे से अंदर जाता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। अर्जुन गुस्से से दरवाजे को एक लात मारता है, फिर वहाँ से चला जाता है। आदित्य बेड पर बैठकर शादी के फ्रेम को पकड़ता है, फिर काव्या के चेहरे को छूते हुए देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रांश काव्या को लेकर अपने महल में पहुंच चुका था। काव्या बेड पर लेटी हुई थी और रुद्रांश उसके बगल में कोहनी के बल लेटकर काव्या के चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। चेहरे से होते हुए उसके शरीर की हर एक बनावट को देख रहा था। रुद्रांश के हाथों की उंगली काव्या की मांग से होते हुए नाक, फिर उसके होठों से होते हुए चेहरे पर चलने लगती हैं। वो मुस्कुराते हुए कहता है, जाने मन, तुम्हारा पति एकदम बेवकूफ़ है जो तुम जैसी खूबसूरत बला को छोड़ना चाहता है, और अब वो कर भी क्या सकता है? तुम रुद्रांश सूर्यवंशी के कब्जे में हो। कितनी अजीब बात है ना, इतना पावरफुल बिजनेसमैन आदित्य सिंघानिया की आंखों के सामने से उसकी वाइफ को उठा लिया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। अब तो वो तुम्हें बचाने भी नहीं आने वाला। अपनी किस्मत से डरता जो है, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो।
तुम्हारे जिस्म से लेकर तुम्हारी प्रॉपर्टी तक तुम बस मेरी हो। कहते हुए रुद्रांश हंसने लगता है। रुद्रांश सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने ध्रुव और श्रेष्ठा को रस्सी से बांध कर रखा गया था। रुद्रांश आराम से अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। श्रेष्ठा गुस्से से रुद्रांश को देख रही थी, वहीं ध्रुव तो कंफ्यूज्ड होकर रुद्रांश को देख रहा था। ध्रुव से जब बिल्कुल रहा नहीं जाता तो वो पूछ लेता है, भाई आपने हमें किडनैप क्यों किया? रुद्रांश ड्रिंक की एक सिप लेते हुए कहता है, वेट ध्रुव, मैं सब कुछ बताऊंगा। ध्रुव अब चुपचाप रुद्रांश को देखने लगता है। तभी छन छन करती हुई पायल की खनकार सीढ़ियों के ऊपर सुनाई देती है। रुद्रांश मुस्कुराते हुए बिना देखे कहता है, जाने मन। ध्रुव और श्रेष्ठा सीढ़ियों के ऊपर देखते हैं जहां काव्या गुस्से से रुद्रांश को घूरते हुए खड़ी थी। काव्या सीढ़ियों से नीचे उतरती है। हॉल में पहुंचते ही काव्या की नज़र ध्रुव और श्रेष्ठा पर पड़ती है। काव्या उनकी तरफ बढ़ने को होती है कि रुद्रांश काव्या को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। काव्या दूर होने के लिए छटपटाती है, लेकिन रुद्रांश उसे और कसते हुए कमर से पकड़ लेता है। ध्रुव का चेहरा एकदम से गुस्से से लाल हो जाता है। रुद्रांश काव्या के चेहरे पर नज़र फेरते हुए कहता है, चांद से भी खूबसूरत चेहरा दिखाकर बिल्कुल ईद के चांद की तरह गायब ही हो गई। ईद का चांद भी इतना नहीं तड़पाता जितना तुमने मुझे तड़पाया है। काव्या रुद्रांश के छूने से अपना चेहरा इधर से उधर करने लगती है। वहीं श्रेष्ठा ध्रुव को गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कह रही थी। रुद्रांश काव्या के दोनों हाथों को पकड़कर पीठ के पीछे करता है और काव्या की गर्दन को पकड़कर उसकी ओर झुकने लगता है। उसने काव्या को इतना जगड़ते हुए पकड़ रखा था कि काव्या हिल तक नहीं पा रही थी। रुद्रांश काव्या की नाक को अपनी नाक से रगड़ता है, फिर उसके गालों पर रगड़ने लगता है। काव्या किसी तरह से हिलने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। ये देखकर ध्रुव बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता और ज़ोर से चिल्लाता है, भाई। रुद्रांश काव्या से नज़रें हटाकर ध्रुव को देखता है, फिर नाराज़गी से कहता है, ध्रुव तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं और मेरी जाने मन रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं और तुम ऐसे बीच में आ रहे हो? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? इतना कहते हुए रुद्रांश काव्या को देखकर कहता है, जाने मन, तुम्हारे ये गाल, तुम्हारे ये होंठ मुझे पागल बना रहे हैं। मन कर रहा है इन्हें घायल कर दूं, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ और करना है। काव्या गुस्से से कहती है, मुझे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। रुद्रांश काव्या के होंठों को छूते हुए कहता है, लेकिन जाने मन, मैंने तो तुम्हें छू लिया है। खैर ये सब छोड़ो और ये बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? काव्या झट से गुस्से में कहती है, तुझसे शादी और मैं तेरी शक्ल भी ना देखूं, शादी तो बहुत दूर की बात है। रुद्रांश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, फिर एकदम से रुक कर कहता है, लेकिन मैं तो तुमसे ज़बरदस्ती से भी शादी करूँगा। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी एक लैंड बहुत पसंद आ गई है। मैंने तुम्हारे पापा से बात की थी, लेकिन उसने देने से मना कर दिया और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले पति के नाम कर दी। अब तुम अपनी मर्जी से तो प्रॉपर्टी नहीं दोगी, इसीलिए ज़बरदस्ती तो करनी पड़ेगी। ध्रुव रुद्रांश को बस गुस्से से देख रहा था। श्रेष्ठा का भी यही रिएक्शन था, वो भी बस गुस्से से रुद्रांश को देख रही थी। रुद्रांश अब खड़ा हो जाता है और काव्या को पकड़कर कमर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम्हारे जिस्म पर बस अपने घाव देना चाहता था, लेकिन तुमने इससे पहले ही अपने जिस्म को अपने पति को सौंप दिया, खुद को झूठा कर लिया, लेकिन इससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब तुम्हारे जिस्म पर अपने इतने घाव दूंगा कि तुम्हारे पति के सारे एहसास मिट जाएंगे। काव्या रुद्रांश को ज़ोर से धक्का देती है। इस बार काव्या खुद को छुड़ा ही लेती है। काव्या के रुद्रांश से छूटते ही ध्रुव दौड़कर काव्या के पास आकर उसके आगे खड़ा हो जाता है। रुद्रांश सिर टेढ़ा करते हुए ध्रुव को देखता है, फिर श्रेष्ठा को देखकर कहता है, ये क्या, मिसेस श्रेष्ठा सूर्यवंशी का पति अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और को बचा रहा है? तो मिसेस श्रेष्ठा सूर्यवंशी, तुम्हारा क्या ख्याल है इन दोनों के बारे में? ध्रुव काव्या के हाथों को थाम लेता है और श्रेष्ठा को देखने लगता है। श्रेष्ठा एक नज़र ध्रुव को देखती है, फिर रुद्रांश की तरफ देखकर कहती है, मेरा कुछ भी ख्याल हो, तुझे उससे क्या मतलब? रुद्रांश मुस्कुराता है और बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। बॉडीगार्ड ध्रुव को पकड़कर घुटनों के बल बैठा देता है। रुद्रांश टेबल पर रखा गन उठाता है और ध्रुव के पास जाकर एड़ियों के बल बैठ जाता है। ध्रुव रुद्रांश को देखने लगता है। रुद्रांश अपनी गन को ध्रुव के चेहरे पर घुमाने लगता है। रुद्रांश का ऐसा करना श्रेष्ठा को डरने पर मजबूर कर दे रहा था। श्रेष्ठा कमज़ोर नहीं थी, लेकिन जब ध्रुव की जान की बात आती तो वो डर सी जाती।
रुद्रांश ध्रुव के सिर के बीचों बीच गन पॉइंट करते हुए कहता है, तुझे क्या लगा था ध्रुव, तू मेरी जाने मन को मुझसे दूर करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? तू शायद भूल गया कि मैं रुद्रांश सूर्यवंशी हूँ, वही रुद्रांश सूर्यवंशी जिसने तुझे बड़ा किया है। तेरे हर एक हरकत से मैं रूबरू रहता हूँ, तेरी हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मेरे पास पहुँचती है। तुझे पता है, जब मुझे वो लैंड अपनी शराब की फैक्ट्री के लिए पसंद आई थी, तब मैंने उस ज़मीन के ओनर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। उस ओनर का नाम विश्वजीत त्रिवेदी था और उसकी इकलौती बेटी काव्या त्रिवेदी। मुझे पता चल चुका था कि तू काव्या त्रिवेदी के प्यार में पागल है, अपना काम छोड़कर उससे मिलने जाता है। मैं भी देखना चाहता था कि तू अपने प्यार को बचाएगा या फिर अपने भाई का साथ देगा, इसीलिए मैंने तुझे वहाँ बुलाया था। लेकिन हुआ क्या, तूने मुझे छोड़कर अपने प्यार का साथ दिया, उसे मुझसे दूर कर दिया। मैं तो तुझे उसी वक्त मारने वाला था, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं तुझे मार नहीं सकता था। उसके बाद जब तूने कहा कि तू काव्या त्रिवेदी को मेरे पास लाएगा, तो मैंने बिना तुझे शक हुए ये एहसास दिला दिया कि तुझे तेरे और काव्या के बारे में कुछ नहीं पता, और तुझे इस काम के लिए हाँ बोल दिया। तू अपना काम करता रहा और मैं अपना काम करता रहा। कभी कभी तो तुझ पर इतना गुस्सा आता था कि तुझे बस इस दुनिया से दूर भेजने का मन करता। मैंने कोशिश भी की थी श्रेष्ठा त्रिपाठी की बहन श्रेया त्रिपाठी को भेजकर तुझे मरवाने की, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी जो तुझे उस पर पहले ही शक हो गया और तूने उसे मार दिया। इतना बोलते ही रुद्रांश श्रेष्ठा को देखता है और ध्रुव को गन के पिछले हिस्से से सिर पर मार देता है, जिससे उसके सिर से खून बहने लगता है। काव्या रुद्रांश को धक्का देकर घुटनों के बल बैठकर अपने पल्लू को ध्रुव के सिर पर रखती है। श्रेष्ठा के हाथ अभी भी बंधे हुए थे, इसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही थी, बस ध्रुव को प्यार भरी नज़रों से ही देखती रहती है। वैसे तो ध्रुव को ऐसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। रुद्रांश काव्या को पीछे से पकड़कर अपनी चिन उसके कंधे पर रखकर ध्रुव को देखते हुए कहता है, तुम्हारी ये पागल वाइफ तुझसे ही प्यार कर बैठी जिसने उसकी इकलौती दीदी को मारा था। वैसे ध्रुव, तुझ में ऐसा क्या है जो मेरी जाने मन से लेकर हर लड़की तुझ पर इतना प्यार जताती है, चाहे तो उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की वजह ही क्यों ना बन जाए। रुद्रांश इतना बोलते ही काव्या की गर्दन पर होंठ चलाने लगता है। ध्रुव सवाल का तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन खुद एक सवाल करता है, भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे मारना चाहते हैं? ध्रुव का सवाल सुनते ही रुद्रांश रुक जाता है। काव्या खुद को छुड़ाने की फिर एक बार कोशिश करती है। ध्रुव को देखते हुए रुद्रांश नफरत से कहता है, यू नो ध्रुव, आई रियली हेट यू। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं तुझसे हद से ज़्यादा नफरत करता हूँ। काव्या, जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वो रुद्रांश के हाथ को ज़ोर से काट लेती है, जिससे रुद्रांश चिल्लाते हुए उसे छोड़ देता है। काव्या उठकर खड़ी हो जाती है। रुद्रांश काव्या को देखकर कहता है, बहुत पछताओगी जाने मन, तुमने ये जो किया है ना, इसी तरह से मैं भी तुम्हारे सारे शरीर पर ऐसे ही निशान दूंगा जो तुम्हारी बर्दाश्त से भी बाहर होगा। काव्या ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती। रुद्रांश की नज़र अब फिर से ध्रुव पर चली जाती है, जो उसे अब भी सवालिया नज़रों से देख रहा था। ध्रुव को ऐसे देखकर रुद्रांश डेविल स्माइल देता है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य सिंघानिया विला से अपनी कुछ फाइल्स लेकर बाहर निकलने लगता है। तभी उसे अरुणी देवी आवाज़ देती हैं, आदि। आदित्य अपनी जगह पर खड़ा होकर थोड़ा मुड़ जाता है। अरुणी देवी आदित्य के पास आकर कहती हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? आदित्य अपनी फाइल्स को दिखाते हुए कहता है, दादी मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं वहीं जा रहा हूँ। अरुणी देवी हैरान सी हो जाती हैं, फिर आदित्य को गौर से देखते हुए कहती हैं, क्या आपको काव्या की फिक्र नहीं है? ये सुनते ही आदित्य नज़रें फेर कर खड़ा हो जाता है। आदित्य को ऐसा करते देख अरुणी देवी का डर सच में बदल जाता है। अरुणी देवी कहती हैं, आदि माना हमने कि आपको किस्मत से डर पर मजबूर कर दिया, आपको कभी वैसा प्यार नहीं दिया जैसा आपको चाहिए था, अपने करीब नहीं रखा जैसे हमने दूसरों को रखा, लेकिन हम आपको कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, हम आपको दर्द नहीं देना चाहते थे। कहते कहते अरुणी देवी का गला रूंध जाता है। वो रूंधे स्वर में कहती हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए आदि, प्लीज़ काव्या को वहाँ से लेकर आइए, पता नहीं काव्या वहाँ किस हालत में होगी। अरुणी देवी की बातों पर आदित्य कुछ रिएक्ट नहीं करता। कुछ देर शांत रहने के बाद आदित्य बिना मुड़े कहता है, दादी हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है तो हम चलते हैं। ये कहते हुए आदित्य सीधे वहाँ से तेज़ कदमों के साथ चला जाता है।
अरुणी देवी बस आदित्य को जाता हुआ देखती रहती हैं। वहीं हॉस्पिटल में सौरभ बेड पर लेटा हुआ था। उसके साथ अनुराग और रुखसार बैठे हुए थे। अनुराग एप्पल खाते हुए कहता है, सौरभ भाई, कल या परसों आंटी यहाँ आ रही हैं। सौरभ अनुराग को घूर कर देखते हुए कहता है, किससे परमिशन लेकर तूने माँ को यहाँ बुलाया? अनुराग सौरभ को देखता है, फिर अपने एप्पल एंजॉय करते हुए कहता है, आपकी ऐसी हालत के बारे में अगर उन्हें दूसरों से या बाद में पता चलता तो आंटी पूरे सिंघानिया विला को सिर पर उठा लेती। आंटी तो आज ही आने वाली थी, लेकिन मैंने कह दिया कि आप खतरे से बाहर हैं और अंकल की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए वो कल या परसों तक आ जाएंगी। सौरभ अब कुछ नहीं बोलता। तभी अनुराग कुछ सोचते हुए कहता है, वैसे सौरभ भाई, मैंने सुना है कि आंटी किसी लड़की से आपकी शादी फिक्स कर रही है। सौरभ की नज़र एकदम से रुखसार पर चली जाती है, जो सिर झुकाए बैठी हुई थी। अनुराग भी रुखसार को देखता है। उसे अच्छे से पता था कि रुखसार ने अभी भी सौरभ को नहीं अपनाया था। अनुराग कुछ सोचते हुए मुस्कुरा देता है और सौरभ से कहता है, सौरभ भाई, मैं तो कहता हूँ आप शादी कर ही लो। अब कब तक ऐसे ही सिंगल रहोगे? आपका ख्याल रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, है ना? कब तक आंटी को आप सताएंगे? और वैसे भी आदि भाई ने भी शादी कर ली, आप तो उनके दोस्त हैं, आप क्यों पीछे रहेंगे? ये कहकर अनुराग दोनों को देखने लगता है। सौरभ की नज़र बस रुखसार पर थी। वहीं रुखसार नजरें झुकाए बैठी थी। कुछ देर बाद अनुराग कॉल का बहाना करके बाहर निकल जाता है। रुखसार भी उठकर जाने लगती है कि तभी सौरभ रुखसार का हाथ पकड़ लेता है। रुखसार वैसी की वैसी ही पीठ किए खड़ी रहती है। सौरभ एकदम से कहता है, रुखसार तुम रो रही हो? ये सुनते ही रुखसार की आंखों में जो आंसू छलक रहे थे वो पल भर में गालों से लुढ़कने लगते हैं। रुखसार एक हाथ से अपने आंसुओं को पोंछकर सौरभ को देखकर कहती है, हाँ, हमें भाभी की याद आ रही है। ये सुनकर सौरभ रुखसार का हाथ छोड़ देता है तो रुखसार वहाँ से चली जाती है। सौरभ दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, कब तक तुम अपनी फीलिंग्स को छुपाओगी रुखसार? क्यों नहीं बोल देती कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो? कुछ देर बाद रुखसार अंदर आती है। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। वो सौरभ के पास जाकर बैठ जाती है और खाने का एक निवाला सौरभ की तरफ बढ़ाती है। तो सौरभ उसके हाथ को पकड़कर कहता है, नहीं रुखसार, मुझे इसकी आदत लग जाएगी। रुखसार सौरभ की आंखों में देखने लगती है। सौरभ खाना लेकर अपने आप खाने लगता है। सौरभ का यूं मना करना रुखसार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर भी वो चुपचाप बैठी रहती है। सौरभ खाना खत्म करते ही साइड में प्लेट रखता है। उसके बाद वो मेडिसिन लेता है। रुखसार सौरभ को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करती है और वहाँ से जाने लगती है कि सौरभ कहता है, मैंने तुम्हें वक्त तो दिया था, लेकिन अब मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। अगर उन्होंने ढूंढ लिया तो मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाऊंगा। सो प्लीज़ रुखसार, आंसर मी। रुखसार की आंखों में फिर एक बार आंसू आ जाते हैं। वो खुद के आंसुओं को छुपाते हुए कहती है, आप शादी कर लीजिए सौरभ, मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही खुश हूँ। सौरभ एकदम से कहता है, तुम खुश हो? सीरियसली रुखसार, तुम अभी तो खुश रहने का दिखावा कर सकती हो, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं कर पाओगी। तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर भी क्यों तुम ये छुपा रही हो? रुखसार एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, मैं आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। मैंने सिर्फ और सिर्फ मानव से प्यार किया था और इसके अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करती। भले ही वो हैवान था, लेकिन मैं सिर्फ उससे ही प्यार करती थी। ये सुनकर तो सौरभ का दिल ही टूट जाता है। वो थोड़ी देर तक वैसे ही रुखसार को देखता रहता है। कुछ देरी की शांति के बाद सौरभ कहता है, तुम्हें उस हैवान का झूठा प्यार दिख गया, लेकिन मेरा प्यार, मैंने जो तुम्हें बचपन से चाहा, वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। रुखसार फिर एक बार सिर झुका लेती है। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहे जा रहे थे। आंसू लुढ़कते हुए गालों से होकर ज़मीन पर गिर रहे थे। सौरभ रुखसार की तरफ पीट करके लेटते हुए कहता है, तुम चाहती हो ना कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूं? ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगा। अब मैं और तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा, क्योंकि इंतज़ार उसका किया जाता है जिसके आने की आस हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ तुम्हारे आने की कोई आस है। मैं अपनी माँ के कहे मुताबिक शादी कर लूँगा। सौरभ के ये कहते ही रुखसार अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। रुखसार दौड़कर वॉशरूम में घुस जाती है और ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है। अनुराग रुखसार को ऐसे रोते जाते हुए देख लेता है। वो कमरे के अंदर जाकर सौरभ से कहता है, आपने रुखसार को रुला दिया। सौरभ ऊपर सीलिंग को देखते हुए कहता है, वो मेरे प्यार को समझती क्यों नहीं है यार? हर बार की तरह मुझे ठुकरा कर चली जाती है। ये कहते हुए सौरभ की आंखों में दर्द उभरने लगता है। अनुराग बस सौरभ को देखने लगता है।
इधर रुद्रांश ध्रुव को सच्चाई जानने की बेचैनी देखकर कहता है, चल ठीक है, मैं तुझे बता ही देता हूँ कि मैं तुझसे नफरत क्यों करता हूँ। इतना बोलते ही रुद्रांश नफरत भरी नज़रों से ध्रुव को देखकर बोलता है, तुम और तुम्हारी मॉम की वजह से मेरी मॉम ने सुसाइड कर लिया। ध्रुव एकदम से हैरान हो जाता है। ध्रुव को हैरान देखकर रुद्रांश ध्रुव के जबड़े को जोर से पकड़कर कहता है, बस बाप एक थे, तू मेरा सौतेला भाई है। तुझे पता है तेरी मॉम कौन थी? आदित्य सिंघानिया की बुआ वृंदा सिंघानिया, जिसने मेरे बाप को हमसे छीन लिया। रुद्रांश इतना बोलते ही ध्रुव के मुंह पर जोर से पंच मारता है। ध्रुव के होंठों से खून बहने लगता है। वहीं ध्रुव के साथ साथ काव्या और श्रेष्ठा भी हैरान थे। रुद्रांश ध्रुव का गला पकड़कर जोर से दबाते हुए कहता है, तेरी मॉम और मेरे बाप को मैंने ही मारा था। मैं तो तुझे भी मारने वाला था, लेकिन मेरे बाप ने सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी। इसीलिए मैंने तुझे पाला, तुझे झूठा प्यार दिखाकर अपनी उंगली पर चलाना शुरू कर दिया। काली जिंदगी में खुद कदम रखकर तुझे नौकर बना दिया। अपने इशारे पर तुझे चलाकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। अब ध्रुव की सांसें उखड़ने लगती हैं। यह देखकर रुद्रांश उसे झटके से छोड़ देता है। ध्रुव गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। श्रेष्ठा अपनी रस्सी खोलकर ध्रुव के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। फिर थोड़ा पीछे होकर घबराहट में कहती है, ध्रुव, आर यू फाइन? ध्रुव हाँफते हुए हाँ में सिर हिला देता है। रुद्रांश अब वहाँ से हटकर काव्या को पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है और काव्या को गोद में बिठा लेता है। अपना फ़ोन उठाकर काव्या को देखते हुए कहता है, इन दोनों में तो बहुत प्यार है, लेकिन तुम्हारा पति, क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता? ये सुनते ही काव्या की आंखों के सामने एकदम से आदित्य का चेहरा दिखने लगता है। रुद्रांश हंसते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है, आदित्य सिंघानिया अपनी किस्मत से डरता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से तुम हमेशा खतरे में पड़ती हो, इसीलिए उसने डिसाइड कर लिया है कि वो तुम्हें छोड़ देगा। काव्या रुद्रांश को देखने लगती है तो रुद्रांश कहता है, क्या हुआ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? रुको, मैं अभी तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ। ये कहते हुए रुद्रांश किसी को कॉल करता है। कुछ ही पल में उधर से कॉल रिसीव होता है तो रुद्रांश कॉल को स्पीकर पर रखकर पूछता है, वेयर इज़ आदित्य सिंघानिया एट प्रेजेंट? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, बॉस, वो तो अपने ऑफिस की मीटिंग में बिजी हैं, उसे अपनी वाइफ के गायब होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये सुनते ही काव्या की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। वहीं ये सुनकर रुद्रांश हंसते हुए कॉल कट करता है और काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, जाने मन, जिसे तुम्हारी फिक्र ही नहीं, तुम उसके लिए अपने आंसू क्यों बहा रही हो? रुद्रांश के इतना कहते ही उसका फ़ोन रिंग होता है। रुद्रांश फ़ोन पर ज़्यादा ध्यान न देकर कॉल रिसीव करके स्पीकर पर डाल देता है। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आती है, बॉस, वी आर ट्रैप्ड, आदित्य सिंघानिया इज़ हेयर। ये सुनते ही रुद्रांश हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट, हाउ कैन इट पॉसिबल? पर दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। रुद्रांश गुस्से से फ़ोन को फेंक देता है। उसकी पकड़ काव्या से छूट चुकी थी। काव्या उससे दूर जाकर खड़ी हो जाती है। रुद्रांश ध्रुव को देखता है जो डेविल स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। रुद्रांश गन उठाकर ध्रुव पर पॉइंट करके शूट करने ही वाला होता है कि ध्रुव के सामने खड़े रुद्रांश के बॉडीगार्ड रुद्रांश पर गन पॉइंट कर देते हैं। रुद्रांश हैरानी से दोनों को देखता है। वहीं रुद्रांश की हालत देखकर ध्रुव हंसने लगता है। वो उसी तरह हंसते हुए कहता है, भाई, आप पूरी तरह से जाल में फंस चुके हो। इतना बोलकर ध्रुव हॉल के बंद दरवाजे की तरफ देखता है। रुद्रांश भी ध्रुव की नज़रों का पीछा करते हुए उधर देखता है। हॉल का दरवाज़ा खुलता है। बॉडीगार्ड की फौज अंदर आने लगती है और अपनी पोजीशंस पर खड़ी हो जाती है। बॉडीगार्ड्स को देखकर रुद्रांश हैरान रह जाता है, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर बॉडीगार्ड रुद्रांश के ही थे। सारे बॉडीगार्ड्स के आते ही आदित्य अपने डार्क ऑरा लिए दरवाजे से एंटर होता है। उसके पीछे रॉकी चलते हुए आ रहा था। शाम का वक्त होने की वजह से सूरज की डूबती किरणें दरवाजे से आ रही थी। आदित्य को देखते ही काव्या दौड़कर उसके पास जाकर गले से लग जाती है। आदित्य का फेस जो इस वक्त डार्क था वो काव्या को महसूस करते ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। आदित्य काव्या की पीठ पर हाथ रखते हुए पकड़ लेता है। काव्या आदित्य को और कसकर पकड़ लेती है। ध्रुव और श्रेष्ठा दोनों को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वहीं रुद्रांश दोनों को गुस्से से देख रहा था।
बहुत देर के बाद आदित्य धीरे से काव्या को अलग करता है। काव्या आदित्य की आंखों में देखने लगती है। आदित्य अपने हाथ को काव्या के गाल पर रखकर कहता है, तुम ठीक हो? काव्या बस हाँ में सिर हिला देती है। इसके जवाब मिलते ही आदित्य काव्या के माथे को चूम लेता है। काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य अब नजरें उठाकर रुद्रांश को देखता है। रुद्रांश को देखते ही आदित्य का फेस फिर एक बार डार्क हो जाता है। श्रेष्ठा आगे बढ़ते हुए काव्या के पास जाती है। आदित्य काव्या से अलग होकर रुद्रांश के पास आकर खड़ा हो जाता है। रुद्रांश चारों तरफ नजर डालता है। वो सच में बुरी तरह से फंस चुका था। उसके सारे बॉडीगार्ड्स उसके खिलाफ हो चुके थे और जो उसके खिलाफ नहीं थे उन्हें तो आदित्य के बॉडीगार्ड्स ने मार दिया था। रुद्रांश पीछे हटते हुए कहता है, तुम तो अभी ऑफिस में थे तो तुम यहाँ कैसे? रुद्रांश पीछे हटते हटते ध्रुव से टकरा जाता है। ध्रुव मुस्कुराते हुए रुद्रांश को देख रहा था। ध्रुव आदित्य को देखते हुए कहता है, वैसे आदित्य, तुम्हारा प्लान बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग था। आई एंजॉय इट। रुद्रांश कभी ध्रुव को देखता तो कभी आदित्य को। जहाँ ध्रुव मुस्कुरा रहा था वहीं आदित्य का फेस अब भी डार्क था और वो वैसे ही रुद्रांश को देख रहा था। रुद्रांश के मुंह से एकाएक निकलता है, प्लान? ये सब प्लान था? रुद्रांश इतना ही बोलता है कि आदित्य की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती है। आदित्य सिंघानिया की पावर को कुछ कम ही आंक लिया तुमने। मेरी खामोशी मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है। मेरी ताकत को कमज़ोरी समझकर तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। रुद्रांश आदित्य को देखकर अंदर तक कांप जाता है। आदित्य कदम बढ़ाते हुए रुद्रांश की तरफ जाने लगता है। आदित्य को आते देखकर रुद्रांश पीछे हटने लगता है। उसकी आंखों के सामने बस उसकी मौत दिखाई दे रही थी। रुद्रांश टेबल से टकराकर नीचे फर्श पर गिर जाता है। आदित्य उसके पास आकर रेडियो के बल बैठ जाता है और सर्द आवाज़ में कहता है, मैं चाहता तो उसी शहर में तुझे पकड़कर मौत दे देता जिस शहर में तुमने मेरी वाइफी को गायब किया था, पर आसान मौत देने में वो मज़ा नहीं आता जो दुश्मन को जीत दिखाकर हराने में आता है। आदित्य आगे कहता है, तुम जो बॉडीगार्ड्स को पैसे से खरीदते हो वो सारे बॉडीगार्ड्स को हम बनाते हैं। मेरे ही बॉडीगार्ड्स को लेकर मुझ पर अटैक करने चले थे। रुद्रांश अपने सारे बॉडीगार्ड्स की तरफ नज़र डालता है जो सिर झुकाए खड़े थे। रुद्रांश अब ध्रुव की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए बोलता है, ध्रुव प्लीज़ बचा ले। ध्रुव रुद्रांश के सामने एड़ियों के बल बैठकर कहता है, बट भाई अभी तो आप मुझे मारने वाले थे और अब आप खुद जान के भीख मांग रहे हैं। रुद्रांश झटके से ध्रुव का हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज़ ध्रुव, तुझे याद है ना, मैंने ही तुझे बचपन से बड़ा किया, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। ध्रुव एकदम से गुस्से से रुद्रांश के हाथ को झटक कर खड़ा हो जाता है और रुद्रांश को देखते हुए कहता है, कितना प्यार किया था मैंने आपसे, लेकिन आपने मुझे एक नौकर समझा और आप जो अभी बता रहे थे उन सब में मेरी क्या गलती थी? मैंने तो अभी तक अपनी मॉम का चेहरा तक नहीं देखा, बस आपको ही मॉम डैड सब कुछ माना। भगवान से भी ऊंचा दर्जा मैंने आपको दिया था, लेकिन आपने। ये कहते ही ध्रुव की गुस्से से नसें उभरने लगती हैं। ध्रुव रुद्रांश की आंखों में देखते हुए कहता है, पता है भाई, मुझे जब पता चला कि आप मुझे मारना चाहते हैं तो उस वक्त मैं बिल्कुल टूट गया था। मैं मानने को तैयार ही नहीं था कि आप मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन हमेशा सच कड़वा ही होता है। मैं बस ये जानना चाहता था कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। रुद्रांश झटके से टेबल के नीचे पड़ी गन उठाता है और ध्रुव को शूट कर देता है। श्रेष्ठा जोर से चिल्लाती है, ध्रुव। हॉल में एकदम से सन्नाटा छा जाता है। काव्या सामने देखती है जहाँ फर्श पर रुद्रांश दर्द से तड़प रहा था। आदित्य ने रुद्रांश के हाथ पर गोली चला दी थी। ध्रुव रुद्रांश को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वो सीधा हॉल से बाहर निकल जाता है। श्रेष्ठा भी ध्रुव के पीछे चली जाती है। उनके जाते ही आदित्य काव्या के पास जाकर आदित्य के हाथ से गन ले लेती है। आदित्य हैरानी से काव्या को देखता है। काव्या गन रुद्रांश पर पॉइंट करती है। ये देखकर आदित्य और ज़्यादा हैरान रह जाता है। काव्या की आंखों के सामने अपने माँ पापा का चेहरा उभरने लगता है। जिस तरह से रुद्रांश ने उन्हें मारा था, ये याद आते ही काव्या की आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगती हैं। रुद्रांश डर से बस पीछे होने लगता है। काव्या को अब अपने माँ पापा की दर्द से चीखने की आवाज़ आती है। कुछ ही पलों में गन की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती है। काव्या आदित्य की गले लगकर रोने लगती है। आदित्य सामने देखता है जहाँ रुद्रांश के सीने पर काव्या ने गोली चलाई थी।
वो बस दर्द से चिल्ला रहा था पर अब तक मरा नहीं था। आदित्य अपना एक हाथ काव्या की पीठ पर रखता है और दूसरे हाथ से काव्या से गन लेकर एक एक करके शूट करने लगता है। गोलियों की हर एक आवाज़ सुनकर काव्या आदित्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। आदित्य तब तक रुद्रांश को शूट करता है जब तक कि गन में गोली खत्म नहीं हो जाती। गोलियों की आवाज़ जब आनी बंद हो जाती है तो काव्या रुद्रांश की तरफ देखने लगती है। रुद्रांश का पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। आदित्य काव्या को गोद में उठाकर बाहर ले जाने लगता है। काव्या अब किसी सोच में डूबी हुई थी। वहीं आदित्य एक नज़र काव्या को देखता है और सामने की तरफ नज़र डालते हुए चलने लगता है। कुछ ही पलों में दोनों उस विला से निकल चुके थे। आदित्य काव्या को कार में बिठाकर खुद बैठ जाता है। कार चलाते हुए विला के मेन गेट से बाहर निकलते ही रुक जाती हैं। आदित्य पीछे मुड़कर देखता है जहां अब विला में बस आग की लपटें ही दिखाई दे रही थी। विला अब जल रहा था। ध्रुव भी कार से बाहर खड़ा नम आंखों से विला को जलते हुए देख रहा था। श्रेष्ठा बस ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव झटके से श्रेष्ठा के गले लग जाता है। श्रेष्ठा ध्रुव की पीठ को सहलाने लगती है। आदित्य कार से बाहर निकलकर ध्रुव के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। ध्रुव पीछे मुड़कर आदित्य को देखता है तो आदित्य कहता है, तुम दोनों सिंघानिया विला में चलो। ध्रुव एक नज़र श्रेष्ठा को देखता है जो हाँ में सिर हिलाने के लिए कह रही थी। ध्रुव आदित्य को देखकर हाँ में सिर हिला देता है। आदित्य अपने बॉडीगार्ड्स को इशारे से कुछ कहता है और कार में आकर बैठ जाता है। दोनों की कार वहाँ से चली जाती है। तब तक रुद्रांश का महल भी आग की लपटों में कहीं खो चुका था। काव्या चुपचाप बैठी बस सामने की ओर ही देख रही थी। काव्या को ऐसे देखकर आदित्य कहता है, क्या तुम डर गई थी? आदित्य के सवाल पर काव्या कुछ नहीं बोलती, बस एकटक सामने देखती रहती है। कुछ देर की शांति के बाद काव्या की आवाज़ आती है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इतना बोलते ही काव्या आदित्य को देखने लगती है। आदित्य एकटक काव्या को ही देख रहा था। काव्या आगे बोलती है, मैं इसलिए नहीं डर गई कि वो मेरे साथ गलत करने वाला है। मैं बस इसलिए डर रही थी कि कहीं मेरा विश्वास फिर से ना टूट जाए। मुझे पता था आप ज़रूर आएंगे, लेकिन फिर भी एक कोने में डर बैठा हुआ था, आपसे दूर होने का डर। कुछ देर तक आदित्य वैसे ही काव्या की आंखों में देखने लगता है, फिर अपने हाथ बढ़ाकर काव्या के गाल पर रखकर नरमी से कहता है, वाइफ, ना मैं पहले तुमसे दूर जाना चाहता था और ना ही कभी जाऊंगा। वो तो काव्या बीच में ही आदित्य के हाथों पर हाथ रखकर कहती है, हमें पता है हमारी दर्द और तकलीफ़ की वजह से आप हमसे दूर जाना चाहते थे। इतना कहते हुए काव्या आदित्य के सीने से लग जाती है और उसके हाथ को थामते हुए कहती है, हमें बस आपके साथ ज़िंदगी बितानी है। उसमें खुशी मिले या दर्द मिले या जितनी भी तकलीफ़ मिले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ आप चाहिए। आप हैं तो हमें खुशी की ज़रूरत नहीं। काव्या एकदम से रोते हुए कहती है, हम आपके बिना जी नहीं सकते। प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाइए। आदित्य काव्या के आंसुओं को पोंछकर उसके हाथ को टाइटली पकड़कर कहता है, मेरा वादा है तुमसे, मैं अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। काव्या आदित्य के सीने में सुबकने लगती है। काव्या के हाथों को छोड़कर आदित्य काव्या को करीब करते हुए कसकर पकड़ लेता है और आगे बैठा रॉकी को कुछ इशारा करता है। आदित्य का इशारा समझते हुए रॉकी ड्राइवर को इशारा करता है तो ड्राइवर हाँ में सिर हिलाते हुए दूसरी तरफ कार मोड़ देता है। कुछ ही देर में कार आदित्य के फार्म हाउस ग्रीन पैलेस में आकर रुकती है। काव्या अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी। आदित्य कार से बाहर निकलकर काव्या की तरफ जाकर काव्या के लिए हाथ बढ़ाता है, फिर एक नज़र आदित्य के हाथ को देखकर काव्या उसे थाम लेती है। आदित्य काव्या को लेकर फार्म हाउस के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही काव्या मायूस सा चेहरा बनाते हुए कहती है, हमें भूख लगी है। काव्या के चेहरे को देखकर आदित्य कहता है, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलते ही आदित्य किचन में चला जाता है। काव्या सोफे पर बैठ जाती है। बहुत देर तक जब आदित्य नहीं आता तो काव्या उठकर किचन की तरफ चली जाती है। जैसे ही काव्या किचन में देखती है तो हैरान रह जाती है। आदित्य अपने हाथों से खाना बना रहा था। काव्या हैरानी से 3-4 बार अपनी पलकें झपकाने लगती है, तभी उसे आदित्य की आवाज़ सुनाई देती है, मेरी दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं आता, तो मुझे खाना बनाना सीखना पड़ा। काव्या आदित्य के पास जाकर हैरानी से देखती है। आदित्य ने अलग अलग तरह की डिशेस बनाई थी जो काव्या भी ट्राई करती है तो उससे नहीं बनता था। आदित्य सारे खाने को लेकर डाइनिंग टेबल पर रख देता है और काव्या को बैठने का इशारा करता है। काव्या चेयर पर बैठ जाती है।
आदित्य काव्या को खाना सर्व करता है और खुद उसके पास आकर बैठ जाता है। आदित्य भी अपने लिए प्लेट लगाता है। काव्या जैसे ही एक बाइट लेती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सच में आदित्य के हाथ का बना खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आदित्य काव्या को देखकर कहता है, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? काव्या एकदम से कहती है, अनबिलीवेबल, आप हर काम में इतने परफेक्ट कैसे हैं? मतलब सच में मैंने आज तक इतना टेस्टी खाना नहीं खाया। आदित्य कोई जवाब नहीं देता। काव्या आदित्य को देखती है जो अपने खाने में बिजी था। काव्या भी अब आदित्य के हाथ का बना खाना एंजॉय करने लगती है।